इसे पूरे वैश्विक इतिहास में माने जाए तो सबसे क्रूर शासकों में, सबसे अत्याचारी शासकों में माने जाते हैं तो मंगोल शासक। उस समय मंगोल नेता हुआ करते थे चंगेज खां। चंगेज खां पूरे तरीके से माने तो वैश्विक इतिहास के एक अत्यंत क्रूर शासक और रक्त बहाने में थोड़ा सा भी परहेज, खून खराबा करने में थोड़ा सा भी परहेज करने वाले व्यक्ति नहीं थे। अंदाजा इसी से लगाए कि चंगेज खां कितने अधिक खूंखार थे। जब चंगेज खां सत्ता व्यवस्था में थे तो पूरे विश्व की आबादी का लगभग 1.5% अकेले चंगेज खां ही समाप्त कर दिए थे। 60 लाख लोगों की हत्या कर चुके थे चंगेज खां। मंगोल जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये कंप्लीट रूप से जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा मंगोलों के अधीन आता था और इसके अतिरिक्त ये ईरान, इराक तक भी अपनी साम्राज्य की सीमा तक पहुंच चुके थे। इसके पीछे का जो मुख्य वजह है कि एक जगह था जो दक्षिणी काजाकिस्तान का जगह था जिसका नाम था ओतरार। ये जो जगह था ये सिल्क रोड पर स्थित था। सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग। ओतरार को माना जाता था कि यह एक भूतों का शहर है, यहाँ पे भूत ही रहा करते थे। परंतु रेशम मार्ग पे और प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण अभी वो व्यापारिक मार्ग जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक मार्ग होता था, जिसके कारण उसका वैल्यूएशन काफी अधिक बढ़ जाता है। तो उस ये जो ओतरार था ये आता था ख्वारिज्म के अंतर्गत। ख्वारिज्म का जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये मध्य एशिया का क्षेत्र आता था, जिसके अंतर्गत आप देखिए ईरान, अभी का अगर हम बातें करें तो ईरान आता था, मध्य पूर्व आते थे, फिर से अफगानिस्तान के हिस्से आते थे, यहाँ के हिस्से इसी ख्वारिज्म के अंतर्गत आता था। होता क्या है कि एक बार मंगोल के जो कुछ व्यापारी थे वो ओतरार में आए हुए थे और इस समय देखें तो ख्वारिज्म का जो शासक थे, ख्वारिज्म के शासक का नाम था मोहम्मद शाह ख्वारिज्म के शासक थे और ओतरार का गवर्नर जो बनाया गया था इल्लचुक ओतरार का गवर्नर था। होता क्या है कि एक घटना घटित होती है 1218 ईस्वी के आसपास में कि इसी मंगोल के जो व्यापारी होते हैं वो ओतरार में आते हैं। इल्लचुक को शक होता है कि ये व्यापारी क्यों आए हुए, उन्हें लगा कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, कुछ हमारे विषय में भेद लेने तो नहीं आया। उन सारे व्यापारियों को गिरफ्तार करके, पकड़ करके एक तरीके से इल्लचुक के समक्ष दरबार में उपस्थित कराया जाता है। ये जो व्यापारी थे उनके साथ तो अकड़ था ही था। अकड़ इस बात का था कि हम लोग कौन है भाई, चंगेज खां के गांव के, चंगेज खां के देश के रहने वाले व्यापारी है, और जब हम चंगेज खां के देश के रहने वाले व्यापारी है तो हमें कौन भला क्या कर सकता है। तो इस चीज की एक अकड़ थी। इल्लचुक इस चीज को नहीं समझ पाया और एक घटना देखिएगा कि पूरा का पूरा ख्वारिज्म को बर्बाद करके रख देगा, पूरे के पूरे मध्य एशिया को बर्बाद करके रख देगा। व्यापारी आते हैं दरबार में, इल्लचुक उनके साथ प्रश्न पूछता है, क्यों आया, तो वो अपना जवाब उसी धड़ल्ले में देते हैं जिस धड़ल्ले में उन्हें चंगेज खां ने अपना प्रशिक्षित किया था, दीक्षित किया था। इल्लचुक को ये बात काफी अधिक एक तरीके से अपमानित लगा कि हमारे ही दरबार में आकर के हमारे साथ अभद्रता कर रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से सहनीय नहीं है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने क्या किया कि जितने भी व्यापारी थे, लगभग माना जाता है कि 400 के आसपास में व्यापारी थे, वो क्या करते हैं कि इन सारे के सारे व्यापारियों को कटवा करके फेंकवा देते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, हत्या करवा देते हैं। और जैसे ही ये घटना पता चलता है उधर मंगोल में बैठे हुए चंगेज खां के पास ये सूचना जाता है, तो वो ख्वारिज्म के जो शासक थे मोहम्मद शाह के पास खबर भेजवाते हैं और कहते हैं कि आप इस घटना के लिए इल्लचुक को दंडित कीजिए और इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए उससे माफी मंगवाइए। परंतु मोहम्मद शाह जो थे वो इल्लचुक से भी 2-3 कदम आगे निकल गए। इधर देखेंगे कि चंगेज खां ने 3 दूतों को भेजा था। उन 3 दूतों में से देखेंगे कि एक का क्या करते हैं कि मोहम्मद शाह गर्दन कटवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, और 2 का पूरा दाढ़ी उड़ी नचवा देते हैं, दाढ़ी कटवा देते हैं, कटवा के कहते जाओ जगह कह देना चंगेज खां से इधर मोहम्मद शाह बैठा हुआ है। कहने के लिए तो जोश में कह दिए। अब उधर से होता क्या कि अब चंगेज खां उधर से चलता है, और चंगेज खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है। जब तो आक्रमण करके ये पहले पहुंचते ओतरार में, क्योंकि इनका तो पहला टारगेट था इल्लचुक ही सब कुछ यहाँ पे पहला नौटंकी तमाशा तो वही किया हुआ था। पहुंचते हैं इल्लचुक के पास और उसको पकड़ने की कोशिश करते, परंतु इल्लचुक देखता है कि जाई कौन सा बिरनी के खोता में हम लोग हाथ डाल दिए। भागना वहां से शुरू करता है, भागता है, परंतु भागते भागते इनको फिर ये जब
जैसे ही भाग के अफगानिस्तान के समरकंद नामक स्थान पर पहुंचता है तो इनको पकड़ लेता है लोग चंगेज खा के व्यक्ति। चंगेज खा के व्यक्ति पकड़ते हैं और इनको पकड़ करके चंगेज खा के सामने उपस्थित कराया जाता है, कहे कि यही वो इन लच्चुक है जो हमारे 450 व्यापारियों को हत्या किया था। अब इतना सुनते ही चंगेज खा कहते हैं कि कुछ मत करो, खौलता हुआ पिघला हुआ चांदी था, इन लच्चुक के आंख कान में पूरी तरीके से वो चांदी उड़ेल डाल देते, चांदी डलवा देते हैं। अब इन लच्चुक का क्या हालात होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। वहीं पर उसकी कहानी द एंड। इन लच्चुक से बदला लिया जा चुका था चंगेज खा के द्वारा। अब ये फिर पहुंचते हैं ख्वारिज्म की तरफ, अब आते हैं और मोहम्मद शाह को खोजना शुरुआत कर देते हैं कि हमने जो 3 दूत भेजा था, एक दूत की हत्या करवा देते हैं और 2 का दाढ़ी मुड़वा दिए, कहाँ है थोड़ा आओ हम देखते हैं, हम खुद आए हुए तुमसे भेंट करने के लिए। कहते हैं कि ये लगभग दोनों के बीच में जो 1218 से 1221 तक चलता रहा, लगभग 3 वर्ष तक चलता रहा। अब मोहम्मद शाह को भी काफी अधिक एक तरीके से पछतावा होता है कि जा मैंने क्या कर दिया, चंगेज खा तो कैसा ये गलत निमंत्रण दे दिया, कौन सम्मति मराया कि हम ये कर दिए। ये भी सोचे नहीं थे कि ख्वारिज को देख रहे मंगोलिया यहां से, अब सोचिए कि मध्य एशिया तक यहां तक का कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति वहां से आकर के यहाँ पे आक्रमण करेगा। इसलिए तो बिल्कुल निश्चिंत था कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब होता क्या है कि मोहम्मद शाह वहां से भागना, ये भी भागना, अपना राजधानी छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं और भागते हुए फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि फिर बाद में ये कैस्पियन सागर का एक द्वीप था, उसी द्वीप पर जाकर के अपना अंतिम जीवन बिताते हैं, जहां पर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दरमियान में चंगेज खान ने क्या किया कि चंगेज खान ने पूरी तरीके से ख्वारिज्म को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है, माना जाता है कि चंगेज खान ने पूरी तरीके से जब ख्वारिज्म को बर्बाद कर दिया और उनके बर्बादी का आलम इतना भयावह था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि उस समय ख्वारिज्म की सड़कों पर कुत्ता और बिल्ली तक भी नहीं बचे थे। जो मिलता था चंगेज खान उसे मारता काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता था। एक तरीके से पूरे जो ख्वारिज्म था उस ख्वारिज्म को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। उस समय पूरे विश्व की आबादी हम देखें तो लगभग 40 करोड़ मानी जाती है उस समय विश्व की आबादी, और इस हमले में चंगेज खान ने 60 लाख लोगों की हत्या कर दी। 60 लाख यानी 40 करोड़ का हम देखें तो लगभग 1.5% लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान के द्वारा मारे जा चुके थे एक युद्ध में। चंगेज खान, अब उधर मोहम्मद शाह भाग चुके थे, अब इधर देख रहे हैं कि चंगेज खान फिर अपना खोज रहा था कि अब कौन आता है, अब कौन नजर आता है। तब फिर देखते हैं कि मोहम्मद शाह के एक पुत्र थे जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी, जिन्हें राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी के नाम से जाना जाता है। वो गद्दी पर आते हैं। अब जैसे ही वो गद्दी पर बैठते हैं तो अब उन्हें तो विरासत में मिल चुका था पिताजी का किया हुआ दुश्मनी, उस पिताजी के किए हुए दुश्मनी का भुगतान मंगवर्नी को भी करना था। मंगवर्नी जैसे ही गद्दी पर आते हैं, चंगेज खान अभी वहीं पर बैठा हुआ था। मतलब पूरी तरीके से यहां से उठ करके जो चंगेज खान आया, खा पी करके नहा धोआ करके ख्वारिज्म में ही बैठ गया कि देखते हैं अब कौन आता है, अब कौन आता है, अगला शासक कौन आता है, बर्बाद करके ही जाएंगे ख्वारिज्म को। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले रखी थी और होता भी इसी प्रकार से। जलालुद्दीन मंगवर्नी वहां के राजकुमार जब गद्दी में बैठते हैं, अभी राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था कि फिर चंगेज खान उनको रखेदना शुरुआत कर देता है। ये भी अपना ख्वारिज्म छोड़ छाड़ करके भागते हैं और भागते हुए देखेंगे कि यहां से जो भागते हुए आते हैं और भागते हुए भारत के सिंध के क्षेत्रों तक आते हैं। सिंध के क्षेत्रों तक आते हैं तो फिर इस समय यहाँ पर जो शासक दिल्ली में हम देख रहे थे, इल्तुतमिश बैठे हुए थे। इल्तुतमिश बैठे हुए थे तो इल्तुतमिश के पास खबर भेजवाते हैं कि हमें आपकी मदद की सहायता की जरूरत है। इल्तुतमिश कहे कि ठीक है सहायता देंगे, परंतु इल्तुतमिश तो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, पहले पता किए कि सहायता क्यों मांगना चाहता है। तो पता चला कि ये सब तो चंगेज खान से उलझ करके आया, सब चंगेज खान से झगड़ा मोल करके आया है। सब पूछे आप पता किए कि चंगेज खान कौन है, तो पता चला कि तो पूरा सेंट्रल एशिया, एक तरीके से मंगोलिया, चाइना, रसिया, अफगानिस्तान, ख्वारिज्म सब जीत करके बैठा हुआ है। इल्तुतमिश देखे नया नया सत्ता मिला हुआ है, अभी हम इस सत्ता की बागडोर को मजबूत भी नहीं कर पाए, इससे उलझे क्या। और इस जलालुद्दीन मंगवर्नी को बोले क्या तो उलझा करके रखना ही ठीक है। वहां पर अब ये क्या करते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा उनको कोई व्यवस्थित उत्तर नहीं दिया जाता। कहते हैं जलालुद्दीन मंगवर्नी को रुकिए ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए हम भव्य महल का निर्माण करवा रहे हैं, महल बन जाने दीजिए तब ना पाइएगा, तब तक आप वहीं तक सिंदूर तक ही रुकिए। मतलब एक तरीके से टाल मटोल करना शुरुआत कर देते हैं।
फिर कहा, पूछा उन्होंने कि महल बना? कहा महल तो बन गया, बाकी मौसम ही यहाँ पे बहुत खराब है, अभी आकर के आप क्या कीजिएगा। समझ गया मंगबर्णी की अब यहाँ पे हमें कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। इसी संदर्भ में एक विद्वान है फरिश्ता नामक विद्वान कहते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी सेना को लेकर के वो जलालुद्दीन मंगबर्णी को वहां से खदेड़ दिया, सिंध से वो बाहर भगा दिया, जिसके कारण चंगेज खां जो होते हैं अब यहां से पीछा करते हुए वो भी सिंध नदी तक आए थे। सिंध नदी तक वापस आए थे, परंतु उन्होंने देखा कि जलालुद्दीन मंगबर्णी को यहाँ के शासक ने किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण होता है क्या कि वो उन्हें किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उसी सिंधु नदी से ये जो अपना होता है वापस लौट जाते हैं। फिर 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। अब चंगेज खां अब भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किए, इसके विषय में भी कई एक अलग अलग विचार है कि ठीक है, आखिर सिंधु नदी तक तो आ गए थे जलालुद्दीन मंगबर्णी का पीछा करते हुए, और भारत की वैभवशालिता गौरवशालिता तो उस समय पूरे प्रचंड लेवल पर फैली हुई थी, पूरे तरीके से वैश्विक स्तर पर उस समय फैली हुई थी। भारत को कहा ही जाता था सोने की चिड़िया। गजनबी आता है लूट करके जाता है, गौरी आता है लूट करके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं लूटते हैं। ये सारी कहानियां तो उस समय के इतिहास में कानो कान एक दूसरे से सुने हुए थे। आखिर इन्होंने चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इसके विषय में कई सारे विद्वानों का अपना अलग अलग विचार है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इल्तुतमिश की चतुराई और दूरदर्शितापूर्ण नीति इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी थी। यदि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबर्णी की मदद कर दी होती तो हो सकता था कि चंगेज खां का भारत पर आक्रमण होता, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उन्हें किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया, जिसके कारण चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। एक ये भी एक कारण ये माना जाता है। दूसरा जो कारण माना जाता है या कि ये जो आए हुए थे भारत के, ये जो आए हुए थे ठंडे प्रदेशों से आए हुए थे, भारत का जो प्रदेश था वो गर्म प्रदेश का जगह था, तो इनके लिए वो जलवायु अनुकूल नहीं था यहाँ पर टिके रह पाना, इसलिए वापस लौट गए। एक और माना जाता है, यह माना जाता है कि जैसे ही चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा तो उसे सिंधु नदी के तट पर एक सिंह वाला जो है बैल नजर आया, और जो एक सिंगी वाला जो बैल होता है इसे अपशगुन माना करते थे मंगोल, जिसे देख करके वो वापस लौट गए। खैर जो भी कारण हो वापस लौटने का, परंतु इसका सबसे एक मजबूत जो कारण माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश की दूरदर्शितापूर्ण नीति।